नमस्कार, खबर दमदार में आप सभी का बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ में अमनदीप। खबरों की शुरुआत करते हैं। देवरिया में बुलडोजर एक्शन देखने को मिला है। नगर पंचायत सलेमपुर के पास में मछली मंडी और फुटपाथ पर बनी अवैध दुकानों को रेलवे प्रशासन ने बुलडोजर चलाकर ध्वस्त कर दिया। दुकानदारों को कई बार नोटिस देने के बाद में आज बुलडोजर की कार्रवाई को अंजाम दिया गया। लोगों के विरोध को देखते हुए मौके पर भारी पुलिस फोर्स तैनात की गई। अरे अंदर ले जा, अंदर चल जाते हैं। फतेहपुर में अंग्रेजी शराब और बियर से लदी पिकअप गाड़ी का टायर फटने से पलट गई, जिससे पेटियों में भरी अंग्रेजी शराब और बियर सड़क पर फैल गई। ड्राइवर और कंडक्टर पलटी हुई पिकअप में फंसे रहे लोगों ने उन्हें गाड़ी से निकालने की बजाय शराब लूटने की होड़ मचा दी। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों का रेस्क्यू कर अस्पताल में भर्ती कराया। शराब लूटने का वीडियो भी वायरल हो रहा है। मामला खागर कोतवाली क्षेत्र के संग्रामपुर नेशनल हाईवे का है। बताया जा रहा है कि फतेहपुर के गोदाम से पिकअप गाड़ी में शराब लादकर खागर क्षेत्र के सरकारी शराब ठेके के लिए भेजी जा रही थी। पिकअप गाड़ी में 25 लाख से ज्यादा कीमत की शराब और बियर की पेटी लदी हुई थी। तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हादसे में 80% शराब की बोतलें फूट गई, जिससे करीब 20 लाख रुपए का नुकसान हो गया। इस दौरान ट्रैफिक भी करीब 1 घंटे तक बाधित रहा। मुजफ्फरनगर में स्कूली बच्चों से भरी वैन की गन्ने से लदी ट्रैक्टर ट्रॉली से टक्कर हो गई। हादसे में 5 बच्चे और वैन ड्राइवर घायल हो गया। गंभीर रूप से घायल 2 बच्चों को अस्पताल में भर्ती कराया गया। हादसा पानीपत खटीमा मार्ग पर हुआ है। हादसा उस वक्त हुआ जब स्कूल की छुट्टी होने के बाद में वैन से बच्चे घर लौट रहे थे। वैन की टक्कर हो गई थी गन्ने से लदी ट्रॉली से। तो उसकी सूचना मिलने के उपरांत ये पता चला कि यहाँ पर एक ड्राइवर और 5 बच्चे जिला अस्पताल रेफ़र किए गए हैं। यहाँ से 2 बच्चे आगे रेफ़र कर दिए गए हैं उनकी स्थिति गंभीर देखते हुए। बाकी बच्चे जो हैं परिजन अपने साथ ले गए हैं। उन 2 बच्चे आगे रेफ़र किए गए हैं। बच्चों की सुरक्षा प्राथमिकता है। स्कूल वैन की जितनी भी है हम लोग अभियान चला के ARTO जो हैं उनके साथ BSC के साथ अभियान चला के जांच करवाई जाएगी। और ये बच्चों की सेफ्टी एक बहुत ही गंभीर प्रकरण भी है। दलित प्रेरणा स्थल पर चल रहे किसानों के प्रदर्शन को लेकर बड़ा अपडेट है। प्रदर्शन कर रहे किसानों और प्रशासन के बीच में खाली सड़क करने को लेकर सहमति बन गई। किसान सड़क खाली करने के लिए तैयार हैं, जिसके बाद में किसान दलित प्रेरणा स्थल के अंदर बैठकर प्रदर्शन कर रहे हैं। किसान नेताओं का कहना है कि वो पीछे नहीं जाएंगे, अब यहां से आगे बढ़ेंगे। कोई वादा खिलाफी हुई तो दिल्ली आगे बढ़ेंगे। किसान नेताओं की राज्य सरकार से बातचीत चल रही है। दिसंबर आते ही दिल्ली में एक बार फिर किसान आंदोलन की झलक दिखाई देने लगी। दिल्ली कूच पर अड़े किसानों ने जैसे ही नया ऐलान किया, वैसे ही नोएडा में इसका असर दिखाई देने लगा। दिल्ली को नोएडा से जोड़ने वाले रास्ते पर इतना लंबा जैम लग गया कि गाड़ियों को 5 मिनट का रास्ता तय करने में घंटों का वक्त लग गया। महामाया फ्लाईओवर पर संयुक्त किसान मोर्चा के किसान भारी संख्या में इकट्ठा हो गए। नोएडा से लगे बॉर्डर पर जहां किसानों को बैरिकेडिंग दिखाई दी, वहां बैरिकेडिंग को उखाड़ फेंका गया। क्योंकि समाधान जब दिल्ली से ही होगा भाई सभी को दिल्ली चले। जिन किसान की जमीन गई है उनको 10% भूखंड दिया जाए, ये नियमावली में है। ये बहुत सी उनकी डिमांड है। कुछ उनके प्लॉट लगने हैं, एक भाई का लग गया या जिसने उनके प्लॉट खरीद लिए किसान के, उनके लग जाते हैं खरीदार के। जेन्युइन जो किसान है जिसकी भूमि चली गई उसका नहीं लगता। किसानों की मांग है कि नए भूमि अधिग्रहण कानून के अनुसार 1 जनवरी 2014 के बाद से अधिग्रहित भूमि का मुआवजा 4 गुना किया जाए। गौतम बुद्ध नगर में 10 साल से सर्कल रेट भी नहीं बढ़ाया गया है। नए भूमि अधिग्रहण कानून के लाभ
जिले में लागू किए जाए। जमीन अधिग्रहण के बदले 10% विकसित भूखंड दिया जाए और 64.7% की दर से मुआवजा दिया जाए। भूमिधर भूमिहीन किसानों के बच्चों को रोजगार और पुनर्विकास के लाभ दिए जाएं। हाई पावर कमेटी की सिफारिशें लागू की जाएं। आबादी क्षेत्र का उचित निस्तारण किया जाए। ये सारे निर्णय शासन स्तर पर लिए जाने हैं। इन्हीं मांगों को लेकर किसान संसद के घेराव की तैयारी कर रहे हैं। किसानों के दिल्ली कूच को लेकर पहले से ही एहतियात बरती जा रही थी। कई जगहों पर रूट डाइवर्ट किया गया था। बावजूद इसके लोगों को इस प्रदर्शन की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। मुरादाबाद में पुलिस ने ऑटो लिफ्टर गैंग का खुलासा करते हुए 2 चोरों को गिरफ्तार कर लिया, जिनके कब्जे से पुलिस ने कई लग्जरी कार भी बरामद की। सिविल लाइंस पुलिस ने वाहन चेकिंग के दौरान दोनों चोर को पकड़ लिया है, जिनकी पहचान राजू और सरताज के रूप में हुई है। राजू हरिद्वार का रहने वाला है, जबकि सरताज मेरठ का रहने वाला है। पुलिस के मुताबिक शानो शौकत के लिए दोनों ने जुर्म का रास्ता अपनाया। ये गिरोह बेहद शातिराना अंदाज में वारदात को अंजाम देता था। सड़क हादसे में पूरी तरह खत्म हो गई कारों को कबाड़ के नाम पर ये लोग खरीदते थे और फिर उनका चेसिस नंबर बदलकर उन्हें मॉडल गाड़ी बनाकर बेचा करते थे। दो अभियुक्त गिरफ्तार किए हैं जो शातिर वाहन चोर हैं 4 पहियों का, और इनकी पोजीशन से हम लोगों ने 6 गाड़ियां बरामद की हैं, जिसमें से जो गाड़ियां हैं 4 मारुति सुजुकी ब्रेजा है। बेसिकली ये जो गैंग है जिसके 2 सदस्य हम लोगों ने अभी अरेस्ट किए हैं, बाकी इनके 3 सदस्य अभी फरार हैं। हो सकता है और भी मेंबर इसमें हों। इनका बेसिकली बहुत ही एक स्पेशल फोकस होता था ब्रेजा कार पे, ब्रेजर कार लेकर के और उसको डिस्पोज ऑफ करते थे। कानपुर में जेईई की तैयारी कर रहे छात्र की संदिग्ध हालत में मौत हो गई। हॉस्टल के बाथरूम में उत्कर्ष का शव मिला है और काफी देर तक बाथरूम में ना निकलने पर छात्रों ने पुलिस को जानकारी दी। पुलिस ने दरवाजा तोड़ा तो उत्कर्ष का शव पड़ा मिला। अयोध्या का रहने वाला उत्कर्ष गुप्ता जेईई मेंस की तैयारी कर रहा था। पुलिस इसे सफोकेशन से मौत का मामला बता रही है। पुलिस पूरे मामले को लेकर जांच पड़ताल भी कर रही है। उत्कृष्ट गुप्ता नाम का छात्र, जिसकी उम्र लगभग 17-18 साल है, जो आईआईटी इंजीनियरिंग की तैयारी कर रहा था। तो पीजी हॉस्टल में रह रहा था और लगभग 4:15 बजे के आसपास शाम को नहाने गया था बाथरूम, और 1.5 घंटे तक वो नहीं निकला। तो उसके साथ रहने वाले छात्रों ने जाकर देखा अंदर से दरवाजा बंद। उन्होंने मकान मालिक को सूचना दी और कई लोग और भी आ गए और सब लोगों ने जाके दरवाजा तोड़ के देखा, जो छात्र जो उसका पड़ा हुआ था। बरेली की इन्वर्टिस यूनिवर्सिटी में एक हफ्ते के भीतर सुसाइड का दूसरा मामला सामने आया। यूनिवर्सिटी में एक छात्रा ने सुसाइड कर लिया। छात्रा निहारिका सिंह ने आत्महत्या से पहले सुसाइड नोट भी लिखा। इससे पहले 26 नवंबर को यूनिवर्सिटी में अभिषेक नाम के एक छात्र ने भी सुसाइड किया था। एक हफ्ते के भीतर 2 छात्रों के सुसाइड करने से यूनिवर्सिटी में हड़कंप मच गया। मामला थाना बिथरी चैनपुर का है। एक फर्स्ट ईयर बीसीए की छात्रा ने अपने हॉस्टल रूम में हैंगिंग द्वारा सुसाइड किया, ऐसी सूचना प्राप्त हुई। सूचना प्राप्त होते ही पुलिस मौके पर पहुंची, फील्ड यूनिट मौके पर पहुंचा और आवश्यक वीडियोग्राफी फोटोग्राफी कराई गई है। इसमें पंचायतनामे की कार्रवाई अभी तक की जा चुकी है। मृतका के परिजनों को इन्फॉर्म कर दिया गया था। मृतका के परिजन मौके पर आ गए। इसमें सभी पहलुओं पर जांच की जाएगी। सुल्तानपुर में जयसिंहपुर एसडीएम के पेशकार को एंटी करप्शन टीम ने 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया, जिसके बाद में आरोपी पेशकार को गुसाईगंज पुलिस के हवाले कर दिया गया। मामला जमीन के स्टे से जुड़ा हुआ है। दरअसल पारसपट्टी गांव में एक परिवार का बंटवारे को लेकर विवाद चल रहा था, जिसको लेकर पेशकार स्टे ऑर्डर के नाम पर एक पक्ष से पैसे मांग रहा था। समाजवादी पार्टी के विधायक रमाकांत यादव की मुश्किलें बढ़ गई हैं। पुलिस ने
आईआर गैंग में सूचीबद्ध किया है। रमाकांत यादव के 15 गुर्गों पर भी कार्रवाई की गई है। इस गैंग का कोड नंबर IR 42 होगा। ये गैंग हत्या, देशी शराब बनाने और बेचने जैसे जघन्य अपराधों में शामिल था। रमाकांत यादव और उसके साथियों ने आजमगढ़, जौनपुर और लखनऊ में कई अपराध किए। पुलिस ने इनकी गतिविधियों पर प्रभावी अंकुश लगाने के लिए गैंग को IR गैंग के तौर पर सूचीबद्ध किया। कई मुकदमे हैं जिसमें विशेष तौर से इनके द्वारा हत्या और अपमिश्रित जो देसी शराब है उसको बनाने के आरोप है और इसी के लिए इनको ADG जॉन महोदय के द्वारा इनको IR गैंग के रूप में चिन्हित किया गया है। इनको जो IR गैंग का 42 नंबर इनको मिला 42-200-2024 और इसके अलावा इनकी जो पूरी गैंग है उसमें करीब 15 लोग हैं, उनको चिन्हित किया गया है। महोबा पुलिस ने टेंट के सामान की चोरी और हेराफेरी करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। आरोपियों के पास से बोलेरो गाड़ी और टेंट का सामान भी बरामद किया गया। मामला खरेड़ा थाना क्षेत्र के परथनिया और बेलाताल कस्बे का है। अभियुक्तों को गिरफ्तार कर घटना का सफल अनावरण किया गया है। तीनों अभियुक्तों के पास से संबंधित टेंट सामग्री एवं एक बोलेरो गाड़ी बरामद की गई है। तीनों अभियुक्तों को जेल भेजकर आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है। हरदोई में PWD विभाग में तैनात जेई को विजिलेंस टीम ने रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया। ठेकेदार से 40 लाख रुपए का बिल पास करने के नाम पर 10 लाख रुपए की रिश्वत की डिमांड की गई थी। ठेकेदार महेंद्र कुमार त्रिपाठी ने विजिलेंस में शिकायत की थी। जेई का कहना था कि बिल बढ़ा कर बनाया गया है और इसीलिए उनके हिस्से के 10 लाख रुपए देने होंगे। जेई सत्येंद्र यादव को रिश्वत की पहली किस्त देने के लिए लखनऊ बुलाया गया, जहां 1 लाख रुपए की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया। लखनऊ सेक्टर में केस दर्ज कर कार्रवाई की जा रही है। संभल में 10 तारीख तक बाहरी लोगों के आने पर प्रतिबंध के बावजूद कांग्रेस नेताओं का आज संभल जाने की जिद पर अड़े रहने की तस्वीरें भी सामने आई, जिसको देखते हुए पुलिस ने संभल जाने से कांग्रेस नेताओं को रोक दिया, जिसके बाद में कांग्रेस नेताओं ने पार्टी ऑफिस के बाहर ही प्रदर्शन शुरू कर दिया। पुलिस लखनऊ में कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष अजय राय की अगुवाई में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने संभल जाने के लिए प्रदर्शन किया। इसी बीच पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में काफी बहस भी हुई और बाद में 10 दिसंबर को रोक हटाए जाने के बाद में संभल जाने का कांग्रेस नेताओं ने ऐलान किया। निश्चित तौर से वहाँ अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम लोग सड़क पर वहाँ उतर जाना चाहते थे, नहीं जाने, सड़क पर बैठे हैं। गांधीवादी तरीके से हम विरोध कर रहे हैं और निश्चित तौर से अत्याचार अन्याय के खिलाफ हम जरूर जाएंगे। जब प्रतिबंध हटेगा तो कांग्रेस पार्टी जरूर जाएगी। जिस तरह से सरकार के इशारे पर रोका गया है, हम अभी भी सत्याग्रह पर हैं, गांधी जी के मार्ग पर हैं, न्याय की मांग को लेकर हैं और न्याय मिलने तक ये गांधीवादी मार्च और सत्याग्रह चलता रहेगा। कितनी बड़ी अराजकता है ये कि आज आप एक प्रतिनिधि मंडल जो कांग्रेस का जाना चाहता था फैक्ट फाइंडिंग के लिए, शांति की अपील करने के लिए, हमारे प्रदेश अध्यक्ष अजय राय जी की अध्यक्षता में, उस प्रतिनिधि मंडल को इस तरह से बलपूर्वक रोका जा रहा है। हम वहाँ पर कोई अशांति फैलाने नहीं जा रहे। प्रदेश की जनता जानना चाहती है, जो लोग आहत हुए हैं इस घटना में, उनसे जाकर के उनकी बात को प्रदेश की जनता तक पहुंचाना हमारी जिम्मेदारी है। एक जनप्रतिनिधि के नाते ये हमारी जिम्मेदारी है, पार्टी के नाते ये मेरी जिम्मेदारी है। और किस तरह से मेरे घर में मुझे जिस तरह की फोर्स डिप्लॉय की गई है, कल रात से फोर्स यहाँ पर है, कल मुझे यहाँ पुलिस द्वारा निषेधाज्ञा की नोटिस भी सर्व की गई और रोका गया। क्या कोर्ट का कोई आदेश है कि वहाँ कोई नहीं जाएगा? अगर लोकल एडमिनिस्ट्रेशन ने अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए 163 की नोटिस जारी करी है, तो क्या ये उचित है? ये तो पूरी तरह से अराजकता है, गुंडागर्दी है सरकार की। कांग्रेस डेलीगेशन के संभल जाने को लेकर डिप्टी सीएम ब्रजेश पाठक का बयान सामने आया। डिप्टी सीएम ने कहा है कि कांग्रेस वहां जाकर सियासी रोटियां सेकना चाह रही है, लेकिन किसी को भी कानून हाथ में नहीं लेने दिया जाएगा। निष्पक्ष जांच होगी, जो दोषी होगा उस पर कार्रवाई की जाएगी। कांग्रेस पार्टी राजनीतिक पर्यटन के लिए
और ऊँट की फसल काटने के लिए वहां जाने पर विचार कर रही है। हम हर स्थिति में लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करेंगे, किसी को भी कानून तोड़ने की इजाजत नहीं है। आगरा में महिला से गैंगरेप का मामला सामने आया। गांव के 4 लड़कों पर गैंगरेप का आरोप लगा है। आरोप है कि घर में अकेली पाकर 2 लड़कों ने घर में घुसकर गैंगरेप किया, जबकि 2 लड़के घर के बाहर खड़े होकर रखवाली करते रहे। पीड़िता ने तमंचा दिखाकर धमकी देने का भी आरोप लगाया। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी। लखनऊ से खबर है, जहां पर विजिलेंस की टीम ने हरदोई में पीडब्ल्यूडी के एक जेई को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। जेई सत्येंद्र यादव ने ठेकेदार के 40 लाख रुपए का बिल पास कराने के नाम पर 1 लाख रुपए की घूस मांगी थी, जिसकी शिकायत ठेकेदार ने विजिलेंस से की थी। आज विजिलेंस ने जाल बिछाकर दुबग्गा इलाके से जेई को घूस लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया। हरदोई में शराब के ठेके पर सेल्समैन ने एक लड़की के साथ में मारपीट कर दी, जिसके बाद में पीड़ित लड़की के परिवार की महिलाओं ने ठेके पर पहुंचकर हंगामा किया। सेल्समैन ने गेट बंद कर खुद को ठेके पर अंदर बंद कर लिया। महिलाएं बाहर हंगामा और तोड़फोड़ करती रहीं। घटना का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम अंटवा के शुभम यादव द्वारा एक तहरीर दी गई, जिसमें उनके द्वारा बताया गया कि उनके साथ 6 व्यक्तियों ने मारपीट की गई है। इस संबंध में पीड़ित की तहरीर के आधार पर सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत कर लिया गया है व सभी 6 व्यक्तियों को पुलिस द्वारा हिरासत में ले लिया गया है और इसमें अग्रिम विधिक कार्रवाई प्रचलित है। कानपुर में रिमझिम इस्पात के कई ठिकानों पर आज चौथे दिन भी आयकर विभाग की छापेमारी जारी रही। कानपुर देहात, किरनिया, उन्नाव, हमीरपुर समेत 38 ठिकानों पर आयकर विभाग की छापेमारी जारी रही। 4 करोड़ कैश, ज्वेलरी, सोने के बिस्किट और मिलने की खबर है। ज्यादातर कारोबार कच्चे पर्चे पर ही किए जा रहे थे। करोड़ों के व्यापार के सबूत आयकर विभाग के हाथ लगे हैं। टीम में आयकर विभाग के 400 अधिकारी और कर्मचारी अलग अलग टीमों के साथ में छापेमारी में लगे हैं। सूत्रों के मुताबिक 1 दर्जन की संख्या में बेनामी संपत्तियों के भी खुलासे हुए हैं। संपत्ति और कारोबारी से जुड़े मुख्य लोग फरार हैं। टीम सबूत तलाशने में लगी हुई है। उन्नाव में भी रिमझिम इस्पात के ठिकानों पर आईटी की छापेमारी जारी है। उन्नाव यूनिट में आईटी के अफसर जांच पड़ताल में लगे हुए हैं और यूनिट के बाहर ट्रकों की लंबी लाइनें लगी हुई हैं। छापेमारी के दौरान आईटी ने यूनिट की फंक्शनिंग रोक रखी है और फैक्ट्री के बाहर जीएसटी टीम भी मौजूद है। उन्नाव के मगरवाड़ा इलाके में कार्रवाई हो रही है। वहीं हमीरपुर सुमेरपुर इलाके से रिमझिम इस्पात फैक्ट्री के ठेकेदार पिता पुत्र को आयकर टीम ने उठाया है। ओपी द्विवेदी और बेटे अखिलेश द्विवेदी से आयकर टीम तमाम सवालों के जवाब मांग रही है। छापेमारी के दौरान कंपनी से फरार हुए डायरेक्टर योगेश अग्रवाल को शरण देने का आरोप ठेकेदार पिता पुत्र पर है। लखनऊ के बाद में अब दिल्ली से टीम हमीरपुर पहुंच गई और लगातार जांच जारी है। 3 तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। तीनों तस्वीरें आप देखिए, अलग अलग जगह पर छापेमारी की जा रही है। कानपुर में रेड डाली गई, इसके अलावा उन्नाव में भी कार्रवाई की गई और साथ ही हमीरपुर में भी छापा मारा गया है। वाराणसी के उदय प्रताप कॉलेज के छात्र वक्फ बोर्ड के खिलाफ आंदोलन कर रहे हैं। आज छात्रों ने कॉलेज परिसर में मार्च निकाला और वक्फ बोर्ड का पुतला फूंक कर विरोध दर्ज कराया। छात्रों ने नमाज पर रोक लगाने की मांग की और छात्रों ने साफ किया कि अगर नमाजियों को नहीं रोका गया तो वे प्रदर्शन करेंगे। साथ ही इन छात्रों ने कल हनुमान चालीसा का पाठ करने का ऐलान किया। आपको बता दें कि साल 2018 में वसीम अहमद की ओर से परिसर में स्थित मस्जिद समेत पूरे कॉलेज को वक्फ संपत्ति होने का दावा किया गया था। है और मजार, और इसको एक दूसरा मुद्दा ना बनाया जाए कि यहाँ पे ये शिक्षा का मंदिर है, तो ये शिक्षा का ही मंदिर रहने दिया जाए इसको। और ये कि बाहरी कर रहे हैं और यहाँ पे जिसकी जमीन होगी वो आएगा अपना कागज लेके, उसके बाद ही जाएंगे इसके। और हम लोग कल मंगलवार है, इसके लिए हम लोग हनुमान चालीसा पढ़ेंगे। जय जय श्री राम।
खबर हापुड़ से है, जहां पर बहादुरगढ़ पुलिस ने पत्नी की गला दबाकर हत्या करने वाले फरार आरोपी पति रिंकू उर्फ रविंद्र को गिरफ्तार कर लिया। रिंकू ने 23 नवंबर की रात को अपनी पत्नी की गला दबाकर हत्या कर दी थी। वारदात गांव सिकंदरपुर में हुई। तब से रिंकू फरार चल रहा है। पुलिस ने आरोपी के कब्जे से एक कार भी बरामद की है। मेरठ में बड़ों के विवाद में मासूम की गोली लगने से मौत हो गई। सरधना थाना क्षेत्र के कालन गांव का मामला है, जहां पर हथियारों से लैस लोग एक घर में घुसे और फायरिंग कर दी। फायरिंग में गोली बच्ची को लगी और बच्ची की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक मृत बच्ची के परिवार और फायरिंग करने वाले परिवार के बीच में सोशल मीडिया पर किसी बात को लेकर विवाद हुआ था, जिसके बाद में दूसरा पक्ष हमला करने पहुंच गया। फायरिंग के बाद में आरोपी फरार है। केस दर्ज कर आरोपी की तलाश में जुटी है पुलिस। हरदोई में 8,000 रुपए के विवाद को लेकर छोटे भाई ने बड़े भाई को मौत के घाट उतार दिया। आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। घटना बिलग्राम इलाके के जलालपुर गांव की है, जहां पर छोटे भाई ने बड़े भाई के सिर पर सरिये से वार कर दिया और जिसे गंभीर हालत में अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां उसकी मौत हो गई। और घटना के बाद में परिवार में कोहराम मचा हुआ है। पुलिस ने आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। आगरा में कूड़े के ढेर में बच्चे का शव मिलने से सनसनी फैल गई। अपहरण के बाद में बच्चे की हत्या कर दी गई। 8 साल का मासूम 3 दिन से घर से लापता था। घर से 100 मीटर दूर कूड़े के ढेर में बंद बोरे में बच्चे का शव मिला। उसके माथे पर लाल तिलक लगा था। ऐसे में बच्चे की बलि दिए जाने की आशंका जताई जा रही है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। हुआ था 29 तारीख। अच्छा, फिर तो हमने छानबीन की। थाने में तहरीर दी थी? बिल्कुल दी थी। फिर क्या हुआ? पता नहीं, गुम हो गया था यहाँ से। अब आज क्या हुआ है? आज सुबह हमने देखा तो यहाँ पे बोरे में बंधा पड़ा मिला था। अच्छा, मृत अवस्था में? हाँ। घर के पीछे? घर के पीछे। पुलिस पहुंची मौके पे? पुलिस जब मैं बुलाने गया था, जब पुलिस आई। अच्छा, कैसे उसकी किसने मारा? कोई उसकी नहीं पता सर। अभी नहीं जानता। रायबरेली में एक कलयुगी बेटे ने अपनी मां की हत्या करके शव को बाइक पर लादकर 30 किलोमीटर दूर फेंक आया। दरअसल बेटा घर में खड़ी बाइक की चाबी मांग रहा था और चाबी देने से मां ने मना कर दिया, और जिसके चलते मां को मौत के घाट उतार दिया गया। हत्या के बाद में शव को पहले तो भूसे के ढेर में छुपाया गया, उसके बाद में बोरे में भरकर 30 किलोमीटर दूर फेंक कर आ गया, और उसके बाद में मां के लापता होने की जानकारी पुलिस को दी गई। पुलिस ने जांच पड़ताल के बाद में शव को बरामद किया। आरोपी बेटे को गिरफ्तार कर लिया गया। नवंबर को उसका और उसकी मां का झगड़ा मोटरसाइकिल को लेके हुआ था, जिसमें उसने अपनी मां का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी थी। और शाम को मां की डेड बॉडी को एक बोरे में भर के घर से लगभग 20 किलोमीटर दूर ले जाकर जंगल झाड़ियों में छुपा दिया था। पुलिस ने उसकी सूचना पर उसको साथ में ले जाकर शव की बरामदगी की है और पोस्टमार्टम की इसमें कार्रवाई की है। अभियुक्त को जेल भेजा गया है। योगी सरकार के कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर का बिहार के अरवल में एक अजीबोगरीब बयान सामने आया। राजभर ने खुद को सबसे बड़ा गुंडा बताया। तो मां कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, गब्बर सिंह आ जाएगा। माफिया, गुंडा, बदमाश, अपराधी तो सुन लो, जिस तरह गब्बर सिंह ने डायलॉग बोला था कि यहां से 50-50 कोस दूर रात को जब बच्चा रोता है तो मां कहती है बेटा सो जा, नहीं तो गब्बर सिंह आ जाएगा, गब्बर सिंह आ जाएगा। माफिया, गुंडा, बदमाश, अपराधी, हमसे बड़ा गुंडा इस देश में कौन है? हमसे बड़ा गुंडा कौन है? मुझसे नहीं बोलता हूं प्रकाश राजभर, और यहां कह रहा हूं, यहां से 50-50 कोस दूर किसी गरीब को कोई सताएगा, कोई आए ना आए, लेकिन हम प्रकाश राजभर आधी रातों से बीच में आने के लिए तैयार हैं। क्या वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए न्यूज़ 18।